हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बेस्ड ऑन मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट। तो आपको पता है कि पहला मॉक टेस्ट इस चैनल पर आ चुका था पहले ही। जिसने पहला मॉक टेस्ट नहीं देखा है वो पहला मॉक टेस्ट भी जाकर देख लीजिए और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं फर्स्ट मॉक टेस्ट और सेकंड मॉक टेस्ट जो आज आ रहा है, दोनों में आप एंड में कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं 120 में से। तो आपको पता है कि ये जो पेपर है JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटरनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट का 120 मार्क्स का रहेगा। टाइम 2 आवर्स रहेगा। इसमें 4 मेन सेक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग 20 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश 30 मार्क्स का रहेगा और जनरल अवेयरनेस और साइंस 50 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस मॉक टेस्ट को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बेसिक मैथमेटिक्स के सबसे पहले 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF इज 10,800। व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, सबसे पहले आपको बताया गया है कि 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो 3:4 के रेशियो में ये है और इनका प्रोडक्ट LCM और इनके HCF का प्रोडक्ट है 10,800। तो इनका सम क्या रहेगा। तो आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि LCM और HCF जो होता है, LCM इंटू HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM इंटू HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि LCM और HCF दिया गया है, तो दोनों नंबर्स को हम लेट कर लेंगे। पहला, क्योंकि 3:4 के रेशियो में है, तो पहला नंबर 3x लेट करते हैं और सेकंड नंबर हम 4x लेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 3x मल्टीप्लाइड बाई 4x, ये क्या है, इक्वल टू 10,800। क्योंकि प्रोडक्ट जो है 2 नंबर्स का वो होता है LCM इंटू HCF के बराबर, इसलिए यहाँ पर 3x इंटू 4x आ जाएगा 10,800 के बराबर। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 4 3 ज़ा 12, 12x स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10,800। ओके, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा 900। तो 900 का यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, तो वहाँ से हमारा आ जाएगा x, वहाँ से हमारा आ जाएगा x क्या निकलेगा हमारे पास, x निकलेगा हमारे पास 30। अब हमारे पास x निकला है, पर हमें क्या करना है, हमें नंबरों का, जो दोनों नंबर का है, हमने सम फाइंड आउट करना है। तो दोनों नंबर का सम क्या होगा, 3x प्लस 4x वो रहेगा 7x। 7x, x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास 30। 30 इंटू 7 हो गया हमारे पास 210। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। इसी प्रकार से आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इफ द 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 33,750, व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स। तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था। इसमें भी LCM और HCF का प्रोडक्ट दिया है। तो LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट, वो होता है LCM इंटू HCF। ये आपको फार्मूला पता ही होगा। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स रेशियो में दिए गए हैं 2:3। तो लेट करेंगे, पहला नंबर 2x है और दूसरा नंबर 3x है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2x इंटू 3x क्या दिया है, हमारे पास दिया है 33,750। ओके, ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट दिया है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें निकालना है व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स। तो वैसे ही इसमें भी निकालना है। पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से आप 6x स्क्वेयर से यहाँ पर आप इसको इससे इक्वेट करेंगे और वहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वेट करके निकलेगी 75, आप खुद देख लेंगे। और यहाँ पर जो सम निकलेगा दोनों का 2 + 3 का जो x है, यानी कि 5x है, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 75 के साथ। 75 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमारे पास आ जाएगा 375। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है कि द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18 लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, फाइंड द नंबर। यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा सबसे लीस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो कि जब डिवाइड किया जाए 12, 16 और 18 के साथ तो वो 5 रिमाइंडर रखता है। वो नंबर आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जब लीस्ट नंबर का मतलब है एलसीएम हमने निकालना है, तो हम लेट करेंगे कि 12 है x, 16 है y और 18 है z।
और 5 हम रिमाइंडर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं k के साथ। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर रहेगा उसका यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, जो भी एलसीएम है इन तीनों का, एलसीएम किसका, x y और z का, तीनों का एलसीएम निकलेगा, 12, 16 और 18 का एलसीएम निकलेगा, और उसमें जो रिमाइंडर होगा उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 12, 16 और 18 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144, और प्लस हम 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 149। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 47, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दीज 7 नंबर्स। तो यहाँ पर 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए गए हैं। तो ऑड नंबर्स लेट हम करते हैं कि पहला जो ऑड नंबर है वो है x, ओके। तो ऑड नंबर भी 2 के वेरिएशन में, मतलब दो के उसमें, क्योंकि कंसेक्यूटिव हैं तो 2 हमें प्लस करना पड़ेगा x में से। x + 2 करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा, फिर x + 4 करेंगे तो तीसरा आ जाएगा, x + 6 करेंगे, इसी के प्रकार से x + 8 करेंगे तो ये हमारे पास कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 और 5, और हमारे पास हैं 7। x + 10 करेंगे, फिर हमारे पास हम करेंगे x + 12। ये हमारे पास आ गए सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। लेट हमने x पहला जो नंबर है उसको हमने x रखा है, बाकी जो है ऑड नंबर्स x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 और x + 12 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर हमारे पास दिया है एवरेज दी है 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की। जो 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमने लेट किए हैं उनका एवरेज दिया है। तो आपको पता है कि एवरेज होता है सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ नंबर्स यानी कि सभी को हमने ऐड करना पड़ेगा, x + 2, x + 4, वो सब हमें ऐड करना पड़ेगा। और टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है, टोटल क्वांटिटीज़ हैं 7 = 47। तो ये जो x + 2 था, x + 4 था, x + 6 था, x + 8 था, और वहाँ से लेकर x + 12 तक ये सभी ऐड करना है। तो वहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, आप कर लेंगे खुद ही। और x की वैल्यू जो निकलेगी आपको यहाँ पर आएगी 41 आपको x की वैल्यू निकलेगी। जो ग्रेटेस्ट, अब हमको निकालना है क्या, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर। 7 नंबर्स में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या होगा। अब आपको पता है कि जो एंड वाला नंबर था उसमें हमने x + 12 किया था, ओके। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, x + 12, सबसे बड़ा नंबर यही होगा। 41 + 12 ये कितना आ जाएगा, 53। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, राजेश बॉट 75 आइटम्स फॉर ₹1215 फ्रॉम वन शॉप एंड 60 आइटम्स फॉर ₹10,080 फ्रॉम अनदर शॉप। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ही पेड पर आइटम। तो यहाँ पर एक राजेश ने 75 आइटम्स 1215 रुपये में ली हैं एक शॉप से, और 60 आइटम्स ली हैं 1080 रुपीज़ में दूसरी शॉप से। तो एवरेज प्राइस क्या होगी जो इसने पे की होगी। तो एवरेज प्राइस आपको पता है कि टोटल जो सम होता है प्राइसेस का अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, वो हमने करना है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो प्राइसेस का जो रुपीज़ हम उसने पे किए हैं राजेश ने, उनको हम सम करेंगे। 1215 + 1080, ओके। ये उसने रुपीज़ टोटल जो पे किए हैं, और आइटम्स कितनी, आइटम्स हैं 60 + 75। तो यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे, जो रिक्वायर्ड एवरेज है वो आपको आ जाएगी कितनी, यहाँ पर आ जाएगी 17। डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, सम ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 253, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ओके। तो आपको क्या दिया गया है, 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए हैं। इसमें 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दिए हैं जो कि एक साथ, मतलब अगर x हम लेट करते हैं तो x + 2, x + 4, 11 तक यहाँ पर इसने इस प्रकार से हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। अब इनका सम दिया गया है कि सभी को जब प्लस करते हैं उनका सम दिया गया है 253। सम तो हमारे पास दिया है, तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो आपको पता है कि जो एवरेज रहती है, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होगी, जो 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स यहाँ पर रहेंगे, उनका जो बीच वाला टर्म होगा, मिडल टर्म जो रहेगा इसका, वो होगा इसका एवरेज, ओके। इसका एवरेज होगा मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी रहेगी, 5 इस साइड आ जाएंगी और 5 इस साइड हो जाएंगी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। जो सिक्स्थ वाली जो टर्म होगी वो होगी क्या, एवरेज। तो यहाँ पर क्या, सिक्स्थ टर्म क्या होगी, एवरेज। तो वो एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ जो भी आइटम्स हैं। तो सम कितना है, 253 अपॉन 11 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, तो 11 2 = 22, ओके। यहाँ पर 3 बचा, 11 3 = 33, 23 आ गया। तो सिक्स्थ टर्म जो थी, जो सिक्स्थ टर्म है वो कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई 23।
3। अगर सिक्स्थ टर्म 23 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो हमें क्योंकि 6 टर्म है तो +2 हमने कितनी बार किया है, 5x+2 x+4 x+6, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म रहेगी उसको हमने 23 जो हमारी थी वो उसको हमने माइनस करना है 10 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 13। इस प्रकार से आप शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है, ये एजेस का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। एट प्रेजेंट में पालश इज 3 टाइम्स अर्नव्स एज, पालश की एज 3 गुना ज़्यादा है अर्नव की एज से। 7 साल बाद पालश जो है 2 गुना उसकी एज है अर्नव से। देन हाउ मेनी टाइम्स विल पालश एज बी इन अनदर 14 ईयर्स टाइम विद रिस्पेक्ट टू अर्नव्स एज देन। तो अब यहाँ पर निकालना है कि कितने टाइम्स पालिश की एज हो जाएगी जब 14 ईयर्स को हम अर्नव की एज में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इस प्रकार से हम करते हैं, लेट हम करते हैं कि पालिश की एज कितनी है। पालिश की एज है P और अर्नव की एज है A। अब यहाँ पर बताया गया है कि पालिश की एज P है, वो है कितनी, 3 टाइम्स ऑफ अर्नव्स एज, 3 टाइम्स ऑफ 3A है। P इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A है। ओके, ये आप देखेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है क्योंकि आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद जो है पालिश की एज ट्वाइस हो जाती है अर्नव की एज से, तो 7 साल बाद यानी P+7, क्योंकि पालिश की एज P थी प्रेजेंटली, P+7 कितनी हो जाती है, इक्वल टू ये हो जाती है क्योंकि A+7 जो 7 साल बाद इसकी अर्नव की एज 7 साल बढ़ जाएगी। अगर पहले A थी तो A+7 हो जाएगी, वो है 2 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स है पालिश की एज देन दैट ऑफ अर्नव्स एज। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से जो P है तो इस प्रकार से आप कर लीजिए, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A+14 है, तो 2A+14 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 7 है माइनस हो जाएगा, तो 2A+7 यहाँ पर आ जाएगी किसकी, पालिश की एज 2A+7। अब आपको पता है कि A जो है P इज इक्वल टू 2A+7 आ गया। अब P क्या था, P जो P था वो था 3 टाइम्स ऑफ A, तो P की जगह हम A, क्योंकि पालिश की एज 3 गुना ज़्यादा थी अर्नव की एज से, तो फिर 2A+7 यहाँ से हम A की निकाल लेंगे, 3A - 2A होता है A, और A आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 ईयर्स। A कितना आ गया, 7 ईयर्स, यानी कि जो अर्नव की एज है वो है 7 ईयर्स, तो पालिश की एज क्योंकि 3 टाइम्स ही तो वो आ जाएगी 21 ईयर्स। ओके, 7 ईयर और 21 ईयर्स। अब यहाँ पर बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स पालिश एज विल बी इन अनदर 14 डेज कंपेयर टू द प्रेजेंट एज ऑफ द अर्नव। तो 14 ईयर्स के बाद अर्नव की एज जो है वो कितनी होगी, अभी 7 है तो 14 ईयर्स के बाद हो जाएगी 21 ईयर, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, तो 21/21 आ जाएगा, तो 1 टाइम आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर है A। ओके, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, एट प्रेजेंट कविता इज ट्वाइस सरिताज एज, 8 years hence the respective ratio between Kavita's and Sarita's age then will be 22:3। What is Kavita's present age? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि कविता की जो प्रेजेंट एज है वो सरिता की एज से ट्वाइस है, 2 गुना ज़्यादा है कविता की एज सरिता से। 8 years hence, 8 साल बाद जो रिस्पेक्टिव रेशियो है कविता और सरिता का, कविता और सरिता की एजेस का वो हो जाता है 22:3। तो कविता की प्रेजेंट एज क्या हो रहेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो सरिता की एज है वो हम लेट करते हैं, वो x है, x यानी कि सरिता की एज है x, और जो कविता की एज है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2 टाइम्स है कविता की एज, तो क्या हो जाएगी 2x। ओके, कविता की एज हो जाएगी 2x। अब यहाँ पे बता रहा है कि 8 साल बाद जो रेशियो है कविता और सरिता की एज है, कविता की एज कितनी है, कविता की एज है 2x है, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 2x + 8, तो उसका रेशियो यानी कि अपॉन उसका रेशियो कितना है, जो सरिता की एज के साथ है x प्लस कितना, x + 8 है 8 साल बाद, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22/13। 22:3 का मतलब यही है। तो व्हाट इज़ कविता's प्रेजेंट एज, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 26 + 13 8 =
कितना हो जाएगा 104, 26x प्लस 104 आ जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे तो, और आगे हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा 22x प्लस 176। ओके, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4x इक्वल टू 72 आ जाएगा, और x आ जाएगा हमारे पास 18। x हमारे पास 18 आ जाएगा, तो x क्या थी, x हमने लेट भी की थी, x हमने लेट क्या की थी, सरिता की एज। तो हमें किसकी एज निकालनी है, हमें कविता की एज निकालनी है। तो हमारे पास जो सरिता की एज है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 18 ईयर्स। तो कविता की एज क्या है, 2x थी, तो 18 इंटू 2 ये आ जाएगी हमारे पास 36 ईयर्स। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है, अ मदर हैज़ 3 सन्स एंड दे वर बोर्न एट एन इंटरवल ऑफ 3 ईयर। टोटल एज ऑफ द 3 सन्स इज 24 ईयर। द एज ऑफ द यंगेस्ट सन इज। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक माँ है जिसके 3 बेटे हैं, और वो तीनों बेटे कितने इंटरवल्स पर पैदा हुए हैं, वो हुए हैं 3 साल के इंटरवल्स पे वो पैदा हुए हैं। तो टोटल एज जो है उन तीनों बेटों की वो है 24 ईयर्स। तो यंगेस्ट सन की एज क्या होगी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 बेटे हैं, तो हम जो यंगेस्ट सन है उसको हम लेट करते हैं, ये उसकी एज है x। जो उससे बड़ा है वो 3 साल बड़ा होगा उससे, क्योंकि x प्लस 3 साल का इंटरवल है, और उससे बड़ा कितना होगा, x प्लस 6 होगा। ओके, 3 साल का इंटरवल है। तो इन तीनों का जो सम है वो कितना बताया गया है, प्लस करेंगे हम तीनों को, वो बताया गया है 24 ईयर। 24 ईयर बताया गया है। तो x और x ये हो जाएगा 3x प्लस 9, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 5 ईयर्स। तो x क्या है, x इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट सन। तो यही हमें निकालना भी था, तो 5 ईयर्स हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो 9th का सही ऑप्शन है डी। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। तो यहाँ पर दिया गया 25%, 25/100 दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय 420 माइनस x%। जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। एक्स आपको निकालना है अपॉन 100 इंटू 140, वो है किसके बराबर, 77 के बराबर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, 4 1 ज़ार 4 एंड 1 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 105 आ जाएगा, और यहाँ पर एक 0 और ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 105 माइनस 14, 105 माइनस 14 अपॉन 10x, ओके, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 77। तो यहाँ से 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1050 माइनस 14x अपॉन 10 इक्वल टू 77। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इधर की तरफ, और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 20। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास 20, वो है हमारे पास सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क में जो दिया गया है वो आपको निकालना है। तो आप निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आपको आ जाएगी कितनी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपको 36 आ जाएगी। तो ऑप्शंस में कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। तो आई होप इसको आप सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को तो थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 6, 10 एंड 12 इज। जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है किसका, 6 का, 10 का और 12 का, वो क्या होगा, 6 और 10 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। लेट हम करते हैं कि जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो है कितना, x हम लेट करते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना है, वो है x। फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना है, वो है x। ओके, x है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 6, 10 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी कि चौथा जो प्रोपोर्शनल है, यानी कि 6 अगर 6 इज टू ऐसे है, 6 इज टू 10 है, ये पहला है आ गया। तो यहाँ पर इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल 12 है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पर क्या है, लेट हम करते हैं x। कितना हम लेट करते हैं, वो हम लेट करते हैं x। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6.10 अपॉन 12 अपॉन x, 6.10 इक्वल टू 12 अपॉन x। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इधर चला जाएगा, और 12 इंटू 10 आ जाएगा 120 अपॉन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6 2 ज़ा 12, तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो
डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 8 और 18 का। मीन प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ दोनों नंबर्स जो होते हैं उनका। तो स्क्वायर रूट क्या रहेगा यहाँ पर दोनों नंबर्स का, तो दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है 8 इंटू 18, ये कितना आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट यहाँ आ जाता है हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल। तो 8 इंटू 18 हो जाता है 144। 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12। ओके, ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें पूछा गया है इफ अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए शेयर इज इक्वल टू ट्वाइस बी शेयर इज 4 टाइम्स सी शेयर देन देयर शेयर्स आर इन द रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो सम है मनी का वो डिवाइड हुआ है ए बी और सी में इस तरीके से कि ए का शेयर जो है वो है ट्वाइस दैट ऑफ द बीज शेयर और बी का शेयर जो है 4 टाइम्स दैट ऑफ द सीज शेयर। यानी कि ए इज टू बी है, ए इज टू बी कितना है वो है हमारे पास 2:1 और बी इज टू सी है हमारे पास कितना 4:1। ओके, 4 टाइम्स है बी का शेयर। तो अब हमको क्या निकालना है, इनका शेयर क्या होगा, ए इज टू बी इज टू सी का शेयर कितना होगा। तो यहाँ पर हम इसको और इसको हमने कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा 8 और 4 1 ज़ार 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8:4:1। तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो कौन सा ऑप्शन सही है 8:4:1, ये हमारे पास है सी ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ भी चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर ये वर्क से रिलेटेड टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं 15 दिनों में और बी और सी उसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं और सी और ए एक साथ काम करके 12 दिनों में कर रहे हैं, तो कितने दिनों में वो एक साथ अगर वो काम करें तो उस काम को ख़त्म करेंगे। तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था पिछली बार भी जो वीडियो थी, इसका जो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, यहाँ पर आप एक दिन का काम भी निकाल सकते हैं ए और बी का, जो कि कितना रहेगा 1/15 रहेगा, सी और ए का 1/12 रहेगा और बी प्लस सी का 1/20 रहेगा। फिर इन तीनों को एक दिन का काम निकालेंगे और सबको प्लस करके यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इजी फार्मूला मैंने आपको बताया था वो है क्या, लेट हम करते हैं कि ए और बी कितने लेट हम करते हैं कि ए और बी जो काम कर रहे हैं वो एक्स डेज में कर रहे हैं। एक्स डेज यहाँ पर कितना है 15 है। फिर बी और सी काम कर रहे हैं वाई डेज में, वाई यहाँ पर है 20 और सी और ए काम कर रहे हैं उसी को 12 डेज में, सी है यहाँ पर जेड है यहाँ पर 12। तो इसका फार्मूला मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है 2xyz। xyz आपको पता चल गया क्या है, और फिर यहाँ पर xy अपॉन क्या है, अपॉन है xy प्लस yz प्लस zx। तो यहाँ से ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, 10 डेज का सही आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है 12 men complete a work in 9 days। 12 आदमी जो हैं एक काम को कर रहे हैं 9 दिनों में। आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 days 6 more men ज्वाइन देम। 6 दिनों का काम उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद 6 और लोगों ने उनको ज्वाइन कर दिया। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क को ख़त्म करने के लिए उनको कितने दिन अब लगेंगे। तो 12 आदमी जो थे वो सिर्फ 9 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर रहे थे। यानी कि एक दिन का काम कितना रहता उनका, एक दिन का काम रहता उनका 12 जो आदमी थे उनका एक दिन का काम रहता 1/9, क्योंकि 9 दिनों में ख़त्म कर रहे थे। अगर 12 मैन जो हैं सिर्फ 6 डेज़ के लिए वर्क कर रहे हैं, 6 डेज़ के लिए ही वर्क कर रहे हैं, तो इनका जो एक दिन का काम रहेगा, अच्छा 6 डेज़ के लिए काम कर रहे हैं तो 6 दिनों का काम कितना रहेगा 6/9। ओके, तो जो कि आ जाएगा 2/3। ओके, ये आ जाएगा 2/3। तो रिमेनिंग वर्क कितना रहा, रिमेनिंग वर्क रहा 1 - 2/3, जो कि कितना रहेगा 1/3। 3 - 2/3 जो कि आ जाएगा 1/3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो आपको पता है कि m1 हमारे पास यहाँ पर दिया है m1 d1/w1 और आ जाएगा m2 d2/w2। उसको हमने इक्वल करना है और x की वैल्यू हमने निकाल लेनी। तो इस प्रकार से आप करेंगे इसको, m1 × d1/w1 और m2 × d2/w2।
तो ये आपने निकालना है d2। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, d2 हम x लेट करते हैं, जो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 days। तो ये फार्मूला लगा के आप इसीलिए आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया आपको, यहाँ पर पूछा गया है 6 boys can complete a piece of work in 16 hours. In how many hours will 8 boys complete the same work? क्या है, 6 लोग जो हैं वो उस काम को कर रहे हैं 16 घंटों में, और कितने आवर्स में 8 बॉय उस सेम काम को करेंगे। तो W सिमिलर है, तो हमारे पास आपको पता है कि फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है M1T1 अपॉन W1। आपको पता है M1T1 इंटू अपॉन W1 रहता है, और फिर रहता है M2T2 इंटू W2। ये हमारे पास फार्मूला रहता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये W इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या फार्मूला बन जाएगा M1T1 W2 M2T2 W2। तो यहाँ से आप M1 आपको दिया है 6, M1 कितना दिया है 6 बॉयज़ हैं, मैन कितने दिए 6 हैं, M2 दिया है 8, T1 दिया है 16 आवर्स, और T2 जो दिया है वो आपको निकालना है, और W आपको पता है कि दोनों काम जो है बराबर है। तो यहाँ से आप T2 निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा आपके पास 12 आवर्स। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला लगाना है M1T1 अपॉन W1 M2T2 अपॉन W2। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन निकल जाएगा। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अ कार कवर्स 300 किलोमीटर इन 15 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पर क्या है, एक कार है जो कि 300 किलोमीटर 15 घंटों में कंप्लीट कर रही है। तो स्पीड क्या होगी कार की, तो आपको पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर जो हमारे पास रिक्वायर्ड स्पीड रहेगी, जो हमें फाइंड आउट करनी है, वो कितनी रहेगी, डिस्टेंस कितना है 300 है, और टाइम कितना है 15 है, तो किलोमीटर पर आवर में हमें निकल जाएगा। तो 300 अपॉन 15 कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, 15 टू 30 तो 20 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है फैजल वॉक्स 325 मीटर एवरी डे, 325 मीटर हर दिन वो वॉक कर रहा है फैजल। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही वॉक इन 4 वीक्स, 4 वीक में वो कितना चलेगा। अगर 325 मीटर हर दिन चलता है तो 4 वीक में कितना चलेगा। 4 वीक का मतलब क्या है, 4 वीक का मतलब है यानी एक वीक जो है, एक वीक में होते हैं 7 दिन, और 4 वीक का मतलब क्या है 4 इंटू 7 यानी कि 28 डेज उसने चला है। 28 डेज उसने चला है, तो एक दिन में वो कितना चल रहा है 325, तो 28 डेज में कितना चलेगा 325 इंटू 28, जो कि आ जाएगा हमारे पास 9100 मीटर। 9100 मीटर हम इसको किलोमीटर में करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.1 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि एरिया जो है ट्राइंगल का जिसकी बेस 6 सेंटीमीटर है, उसका एरिया इक्वल टू है किसके एरिया के साथ, स्क्वायर के एरिया के साथ, जिसकी एक साइड है 6 सेंटीमीटर। देन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज, अल्टीट्यूड क्या रहेगा ट्राइंगल का। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि जो भी स्क्वायर रहता है उसकी चारों साइड्स बराबर रहती हैं, तो उसका एरिया क्या निकलेगा 6 का स्क्वायर। ओके, साइड का स्क्वायर होता है तो 36 उसका निकलेगा स्क्वायर, 36 उसका एरिया निकलेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर क्या है विद बेस, क्योंकि अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि एरिया स्क्वायर का एरिया और ट्राइंगल का एरिया बराबर है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या है, ट्राइंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया बराबर है, तो स्क्वायर का एरिया 36, तो ट्राइंगल का एरिया भी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा वो भी होगा 36। ओके, तो यहाँ से आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर बेस दी गई 6 सेंटीमीटर और आपने हाइट निकालनी, अल्टीट्यूड निकालना है ट्राइंगल का। तो आपको पता है जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1.2 इंटू बेस इंटू हाइट। वो किसके बराबर है, ये होता है एरिया। तो एरिया आपको पता है 36 है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, और बेस आपको पता है बेस कितनी दी है 6 दी है, तो यहाँ से आप h निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 36 इंटू 2/6, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। ये था हमारा जनरल जो मैथमेटिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन उसके आएंगे। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं।
दोस्तों बेसिक रीजनिंग के भी आपको 20 मार्क्स का जो सिलेबस में आपको दिया गया है, तो इस प्रकार से जो मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 अब आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर सिन अगर क्राइम से रिलेटेड है तो आपको उसी का एनालॉगी बतानी है कि उसकी एनालॉगी क्या होगी। मैन रिलेटेड होगा एनिमल के साथ, होम कोर्ट के साथ, मोरालिटी लीगलिटी के साथ, या फिर ज्यूरी प्रीस्ट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्योंकि सिन एक क्राइम है और मोरालिटी किससे साथ रिलेटेड रहती है, सिन और क्राइम क्योंकि सिनोनिम्स हैं, और मोरालिटी और लीगैलिटी भी एक ही तरीके के शब्द हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में भी इसी प्रकार से आपको एनालॉगी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी अगर मैन मैमल के साथ रिलेटेड है, मैन एक मैमल है, तो इसका एनालॉगस क्या होगा। लिबर्टी लिटरेट, हेल स्नो, नेटिव इनहेबिटेंट, स्नेक एम्फीबियंस या फिर ऑफस्प्रिंग फैमिली। तो ऑफस्प्रिंग जो रहता है वो फैमिली का होता है, तो मैन मैमल कैटेगरी में आता है और ऑफस्प्रिंग फैमिली में आता है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है वेल अगर मैमल है तो स्नेक क्या है। तो स्नेक एक क्या है, स्नेक एक रेप्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक सेटन कोड लैंग्वेज है जिसमें बोर्ड को इस तरीके से लिखा गया है 53169, नियर को रिटर्न किया गया 2416, NOD को आप कैसे लिखेंगे उस कोड लैंग्वेज में। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर कोड्स दिए गए हैं वो आपको दिए गए वही आपको यहाँ पर लगाने हैं। तो अगर नो बोर्ड का कोड है 5316, नोड एन से क्या है, एन है 5, ओके एक सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो नोड का आपको कोड निकालना है, तो एन का कोड क्या है, यहाँ पर है एन का कोड है 2, ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है 3, ओके 2 और 3। तो पहले यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि बाकी सारे अलग हैं, तो 2394 इसका कोड आ जाएगा। ओके, इसका सही आंसर क्या है, ये है यहाँ पर ए ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर सेटन कोड लैंग्वेज में DEAF को 3587 से रिटर्न किया गया है, फाइल को रिटर्न किया है 7465 से, आइडियल को कैसे रिटर्न किया जाएगा। तो वैसे ही आपको इसका कोड भी निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने पहला निकाला, तो 43586 इसका सही आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर पूछा गया है इफ़ कार इज़ कॉल्ड बाइक, कार को अगर हम बाइक कहते हैं और बाइक को हम कहते हैं बाइसिकल, बाइसिकल को हम स्कूटर कह रहे हैं और स्कूटर को हम ट्रेन कह रहे हैं और ट्रेन को हम एरोप्लेन कह रहे हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद रेलवेज। तो रेलवेज के साथ क्या एसोसिएट होता है, ट्रेन। ट्रेन को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ट्रेन को हम यहाँ पर कह रहे हैं एरोप्लेन। तो कौन सा सही आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर भारतीय ट्रेवल, ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, तो हमें पहले डायरेक्शंस बना लेनी है। ओके, ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ बना लेंगे। ओके, यहाँ पर पूछा क्या गया है, भारतीय ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 85 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ से भारतीय मूव की नॉर्थ की तरफ कितना 85 मीटर, 85 मीटर मूव की नॉर्थ की तरफ, देन शी टर्न्ड लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ चली और कितनी 15 मीटर, 15 मीटर लेफ्ट की तरफ चली, शी टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉकड कितने 60 मीटर, यहाँ पर फिर से 60 मीटर इसने लेफ्ट की तरफ मूव किया। ओके 60 मीटर, अब ये इधर की तरफ है 60 मीटर। फाइनली शी टर्न्ड लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और उसके बाद वो लेफ्ट मूव करती है कितने एंगल पे, किसके एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये यहाँ पर अगर अभी इस तरीके से है तो 45 डिग्री के एंगल पे वो अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो इस एंगल पे वो मूव कर रही है। तो वो किस डायरेक्शन में होगी, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये इस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन, ये है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर पूछा गया है अ वॉच इज सो प्लेस दैट एट 4 PM the minute hand points towards northwest, in which direction does the hour end points at 7 PM। तो यहाँ पर क्या बताया, एक वॉच बताया गया है कि उसका जो 4 PM पे उसका जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड और जो आवर हैंड होता है, मिनट हैंड उसका वो पॉइंट आउट कर रहा है कहाँ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। और इन विच डायरेक्शन अब आपको बताना है कि आवर एंड किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जब 7 बज जाएंगे उस घड़ी पे। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है।
तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर क्या है, हम एक घड़ी को ले लेते हैं, ये वाली आपकी घड़ी है, दिस वन। तो यहाँ पर ईस्ट ये है, वेस्ट इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ है, साउथ यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो सबसे पहले बता रहा है कि जो मिनट हैंड है, मिनट जो हैंड है वो कितना है 4 बजे, वो कि कहाँ की तरफ वो फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी कि यहाँ पर मिनट हैंड है, 12 PM पर मिनट हैंड है। और 4 बजे ये वाला जो आवर हैंड है यहाँ पर होगा 4 बजे के करीब। ओके, तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो जब 7 बज जाएंगे तो यहाँ पर 6 बज रहे हैं, तो अगर यहाँ पर 7 बज जाएंगे तो 7 बजे जो आवर हैंड है, ये आवर हैंड रहेगा और ये मिनट हैंड इधर रहेगा 12 पर, ये आवर हैंड है ये वाला। तो आवर हैंड किस तरफ यहाँ पर रहेगा, तब वो रहेगा साउथ, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ रहेगा, साउथ ईस्ट की तरफ रहेगा। ओके, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 आपने कर लिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आशा वॉक 3 किलोमीटर साउथवर्ड, 3 किलोमीटर साउथवर्ड एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसमें भी हम इसको कर लेते हैं दोस्तों, इसमें भी हम वो डायरेक्शंस बना लेते हैं। तो डायरेक्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आशा वॉक 3 किलोमीटर साउथवर्ड्स। तो यहाँ पर है तो 3 किलोमीटर साउथवर्ड्स आ गई है, 3 किलोमीटर साउथवर्ड्स आ गई एंड देन टर्न्स राइट, देन टर्न्स राइट। ओके, राइट की तरफ ये मूव करी, इस तरफ राइट आएगा। ओके, राइट कितने मीटर उसने मूव किया, उसने मूव किया 2 किलोमीटर। ओके, 2 किलोमीटर से मूव किया। शी अगेन टर्न्स राइट, और अगेन टर्न्स राइट और 3 किलोमीटर फिर से मूव किया। ओके, इस तरफ एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स हर लेफ्ट। इसके बाद ये इस तरफ चलेगी, इस तरफ चली गई एंड स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट। तो इस तरफ अब ये मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में अब वो वॉक कर रही है, तो वो वॉक कर रही है इन वेस्ट डायरेक्शन। ओके, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर पूछा गया है, डायरेक्शंस दी गए हैं क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। तो रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ओके, तो यहाँ पर आपको केयरफुली आपको इंस्ट्रक्शंस देखनी है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर सबसे पहले ये ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर A माइनस बी इज, A माइनस बी मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B, यानी कि माइनस का मतलब है कि ए माइनस का मतलब है सिस्टर किसकी, ए जो है बी की सिस्टर है। ए माइनस बी का मतलब है ए इंटू बी का मतलब है ए जो है हस्बैंड है बी का। ए हैश बी का मतलब है बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए। और यहाँ पर जो चौथा दिया गया है वो है कि ए प्लस बी जो है वो है बी इज़ द मदर ऑफ ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ पी प्लस क्यू माइनस आर हैश एस इंटू टी देन आर इज टी इज़ क्या। तो यहाँ पर आर और टी का आपको रिलेशन इस प्रकार से निकालना है। तो आपको आपके पास गिवन दिया गया है और वहाँ से आपको रिलेशन निकालना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको रिलेशंस तो बताए गए हैं पहले ही। तो यहाँ पर p प्लस क्यू माइनस और हैश एस इंटू टी का पहले आपको रिलेशन, इन सभी का रिलेशन निकालना है और आर टी का मेजर रिलेशन बताना है आपको। तो यहाँ पर p प्लस क्यू, p और q कैसे रिलेटेड है, प्लस है यहाँ पर, तो a प्लस b का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि b इज़ मदर ऑफ a। तो यहाँ पर क्या है, b क्या है, q है और a है p। तो a प्लस जहाँ पे होगा वहाँ पर जो दूसरा होगा वो मदर होगी a की। तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि p जो है, p की मदर क्या है, p की मदर कौन है, p की मदर है q आ जाएगी माइनस, यानी कि ये फीमेल है, q इज़ द मदर ऑफ p। ओके, और यहाँ पर अब यहाँ पर Q माइनस R है, तो माइनस जब आ जाता है तो माइनस का यहाँ पर पीछे दिया गया था, माइनस कैसे रिलेटेड है, माइनस इस प्रकार से रिलेटेड है, जो Q रहेगा यहाँ पर, Q क्या होगी, माइनस यहाँ पर इससे इसकी सिस्टर होगी, किसकी, R की। ओके, R की सिस्टर होगी, क्योंकि माइनस का मतलब है सिस्टर, पीछे आपको दिया गया है वो आप देख लेंगे क्वेश्चन में। फिर उसके बाद R हैश S है, तो R हैश S का है यहाँ पर, हैश का मतलब है यहाँ पर R इज ब्रदर, R इज ब्रदर ऑफ S। ओके, R इज ब्रदर ऑफ S, यहाँ पर R इज ब्रदर ऑफ S। तो S इज मेल। तो अब यहाँ पर S मल्टीप्लाइड बाई T दिया है, तो
एस मल्टीप्लाइड बाई टी, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहाँ पर ये एस हस्बैंड है किसका, टी का। तो यहाँ पर टी और आर का रिलेशन क्या निकल जाता है, आर, क्योंकि आर का हमें जेंडर नहीं दिया है, तो ये ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है और सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आइदर ए और बी, इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। तो इसी प्रकार से आप ये वाला भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि के इंटू एल माइनस एम प्लस एन, ये हमें शो करेगा कि एन जो है मदर इन लॉ है ऑफ के। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए खुद ही, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक यहाँ पर अब डायरेक्शंस दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या डायरेक्शंस दी गई, इन ईच क्वेश्चंस बिलो और गिवन 3 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 3 और 4 कंक्लूजन्स 1, 2, 3 एंड 4, यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 32 से 36 तक यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स दिए गए 1, 2, 3, 4 या फिर 3 तक या 4 तक। तो उसके बाद अब आपने क्या है, उन स्टेटमेंट्स को आपको बिल्कुल सही मानना है, और जो भी वेरियंस में होंगे फैक्ट्स को, उनको आपको इग्नोर करना है और उनको सही मानना है, और उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन है उनका आंसर आपको देना है। तो उन सभी रीड ऑल कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है सम ट्रीज आर लाइन्स, सम लाइन्स आर काउज, और यहाँ पर दिया गया है ऑल काउज आर बैट्स। तो सम ट्रीज आर लाइन्स, सम ट्रीज आर लाइन्स, इस प्रकार से आ जाएगा सम ट्रीज, टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रीज को, सम ट्रीज आर लाइन्स, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सम लाइन्स यहाँ पर दिया गया था दूसरा, सम लाइन्स आर काउज। ओके, और फिर दिया गया था ऑल काउज आर बैट्स, तो ऑल काउज आर यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट करते हैं यार बैट्स। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या क्या दिया गया, पहला कंक्लूजन दिया गया कि सम बैट्स आर ट्रीज, सम बैट्स ट्रीज हैं। ओके, ये हो सकता है। सम काउज आर ट्रीज, सम काउज ट्रीज हैं, नहीं। नो बैट इज ट्री, ये भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, पहले और तीसरे में से कोई भी कंक्लूजन सही हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर जो नन फॉलोज ओनली थर्ड फॉलोज ओनली सेकंड फॉलोज है, आइदर 1 और 3 फॉलोज, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास इसी प्रकार से है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ऑल रिंग्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर केजेस एंड ऑल केजेस आर काइट्स। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहला है ऑल रिंग्स आर बर्ड्स, सारी रिंग्स जो हैं वो हैं बर्ड्स में आती हैं, आर से प्रेजेंट करते हैं आर, ऑल रिंग्स आर दे आर बर्ड्स, ऑल रिंग्स आर बर्ड्स। फिर यहाँ पर दिया गया सम बर्ड्स आर केजेस, कुछ बर्ड्स जो हैं वो केजेस हैं, सी से प्रेजेंट करते हैं। फिर बताया गया कि ऑल केजेस आर काइट्स, ऑल केजेस ये हैं क्या है, काइट्स हैं। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन दिया गया कि ऑल काइट्स आर केजेस, ऑल काइट्स आर केजेस, ये तो नहीं हो सकता है, पहला कंक्लूजन गलत है। फिर है सम काइट्स आर रिंग्स, कुछ काइट्स जो हैं वो रिंग्स हैं। ओके, तो कुछ काइट्स जो हैं रिंग्स नहीं हैं। फिर है सम बर्ड्स आर काइट्स, कुछ बर्ड्स जो हैं वो हैं काइट्स, बिल्कुल यहाँ पर कुछ बर्ड्स जो हैं काइट्स हैं। तो थर्ड यहाँ पर सही है, बाकी दोनों गलत हैं, दोनों कंक्लूजन यहाँ पर गलत हैं। तो ओनली यहाँ पर क्या आएगा, ओनली थर्ड फॉलो, सी ऑप्शन का सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है, ऑल पेन्स आर ग्रास होपर्स, सम ग्रास होपर्स आर क्लाउड्स एंड सम क्लाउड्स आर बॉटल्स। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सभी पेन्स, यहाँ पर पी से प्रेजेंट करते हैं, ऑल पेन्स और ग्रास होपर्स। ओके, ऑल पेन्स आर ग्रास होपर्स। ओके, फिर सम ग्रास होपर्स आर क्लाउड्स, कुछ ग्रास होपर्स क्या हैं वो हैं क्लाउड्स। ओके, सी से प्रेजेंट करते हैं। सम क्लाउड्स आर बॉटल्स, कुछ क्लाउड्स जो हैं वो बॉटल्स भी हैं। अब हमारे पास जो कंक्लूजन क्या दिए गए हैं, कंक्लूजन इस प्रकार से देखते हैं क्या क्या हैं, उस प्रकार से हम आंसर देंगे। अब हमारे पास कंक्लूजन है दिए गए हैं, सम बॉटल्स आर ग्रास होपर, सम क्लाउड्स आर पेन्स, नो पेन इज क्लाउड। ओके, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सम बॉटल्स आर ग्रास होपर्स, सम बॉटल्स आर ग्रास होपर्स, तो ये नहीं है। दूसरा है सम क्लाउड्स आर पेन्स, कुछ क्लाउड्स ये पेन्स हो सकते हैं ये बिल्कुल हो सकते हैं। नो पेन इज क्लाउड, या फिर कोई भी पेन क्लाउड नहीं है, तो दोनों में से कोई भी, आइदर वन और टू, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओके,
आइदर सेकंड और सॉरी यहाँ पर आइदर सेकंड और थर्ड, दूसरा और तीसरा, इन दोनों में से कोई है। ओके, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में दिया गया है सम रेड्स आर काउज। ओके, यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ रेड्स जो हैं, कुछ रेड्स आर से प्रेजेंट करते हैं, कुछ रेड्स क्या हैं, वो हैं क्राउज। फिर दिया है ऑल क्राउज आर येलोज, और क्राउज क्या हैं, वो हैं येलोज, और ऑल येलोज क्या हैं, वो हैं रैबिट्स, आर से प्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया गया है कंक्लूजन में, ऑल क्राउज आर रैबिट्स, सम येलोज आर रेड्स और सम रेड्स आर रैबिट्स। तो यहाँ पर क्या है, ऑल क्राउज, ये क्राउज ऑल क्राउज आर रैबिट्स बिल्कुल सही है, सम येलोज आर रेड्स ये भी सही है, और सम रेड्स आर रैबिट्स ये भी सही है। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो हैं वो सही हैं, कंक्लूजन्स जो हैं सारे स्टेटमेंट के बेसिस पे वो सही हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर बताया गया है सम डॉग्स आर बैग्स, कुछ डॉग्स, यहाँ पर कुछ डॉग्स हैं वो हैं क्या, बैग्स, कुछ डॉग्स हैं वो हैं बैग्स। नो बैग इज लाइन, कोई भी बैग यहाँ पर लॉइन नहीं है, कोई भी बैग यहाँ पर लाइन नहीं है। और ऑल रूम्स और लाइन, ऑल रूम्स और लाइन, ऑल रूम्स, यहाँ पर रूम अलग आएगा क्योंकि लाइन और इसके में कोई रिलेशन है, तो ऑल रूम्स और लाइन। अब कंक्लूजन क्या दिया गया है, सम रूम्स आर बैग्स, सम डॉग्स आर लाइन्स, और सम रूम्स आर डॉग्स। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कंक्लूजन, सम रूम्स आर बैग्स, तो इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, ये भी नहीं है। सम डॉग्स आर लाइन्स, सम डॉग्स, इसका और इसका भी रिलेशन कोई नहीं है, ये भी नहीं है। सम रूम्स आर डॉग्स, कुछ रूम्स डॉग्स हैं, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो तीनों जो यहाँ पर कंक्लूजन्स दिए गए हैं तीनों गलत हैं, तो नन ऑफ दीज यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब हमारे पास आ चुका है डायरेक्शंस आ चुकी हैं क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ सकता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, 216, 112, 672, 3360, 13,440। ओके, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपको निकालना है। ओके, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर 16 लाने के लिए 8 के साथ। अब 16 को फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 12 को 6 के साथ एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 672 को 5 के साथ, और 3360 को 4 के साथ किया गया है, फिर आया 13,440। तो 13,440 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13,000, इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40,320। ओके, ये हमारे पास कितना कौन सा आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 में आपको 4, 9, 19 क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, 79, 159 और 319 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से है, आपको यहाँ पर सबसे पहले 4 और 5, 4 को हम इसमें 5 प्लस किया है 9 आया है। ओके, और फिर इसमें 9 में क्या प्लस किया है हमने, प्लस 10 किया है, तो 10 कैसे आया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके 10 आया है। ओके, और फिर 9 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को हम किसके साथ ऐड करेंगे, तो 10 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लस 20 हो जाएगा। तो 20 हम करेंगे किसमें, प्लस 19 में, तो 20 प्लस 19 आ जाएगा कितना हमारे पास, 39। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर है 4,000, 2,000, 1,500, 250 और 125। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर डिवाइड किया गया है, 2 के साथ, इसको भी डिवाइड किया गया है 2 के साथ, इसको भी डिवाइड किया है 2 के साथ, सबको डिवाइड किया है 2 के साथ। तो 125 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 125 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 62.5। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। दोस्तों, जो आखिरी क्वेश्चन है हमारे रीजनिंग का, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर नंबर सीरीज का 588, 563, 540, 519, क्वेश्चन मार्क 483 और 468। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर किस प्रकार से आपको करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 588 को माइनस किया गया है, कितना, -25 किया गया है, तो तब आया है हमारे पास 563। 563 में से माइनस हमने कितना करना है, -23, यानी कि 25
के बाद दो और माइनस करना, -23, फिर 540 को हमने माइनस किया है -21 के साथ, तो 25, 23, 21। तो अब हमने कितना माइनस करना है, हमने करना है 519 में से -19। 519 में से -19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा 500 हमारे पास आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया बेसिक रीजनिंग। अब हम चलते हैं बेसिक इंग्लिश की तरफ। ये आपको पता है कि बेसिक इंग्लिश आपके जीकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटरनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट में 30 मार्क्स का आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से इसको भी स्टार्ट करते हैं, बेसिक इंग्लिश, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। यह हमारे पास 30 मार्क्स का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको क्या पूछा गया है, कैन यू स्पीक डैश स्पेनिश, कैन यू स्पीक डैश स्पेनिश आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कैन यू स्पीक स्पेनिश। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया, आई सॉ डैश वन आइड पर्सन, आई सॉ अ वन आइड पर्सन, आई सॉ वन आइड पर्सन। 42 का ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। यू स्पीक डैश ट्रूथ ऑलवेज, यू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आप चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में आपको पूछा गया है, वी आर ऑफरिंग सोल्यूशंस डैश अ प्राइस ऑलमोस्ट एनीवन कैन अफोर्ड, वी आर ऑफरिंग सोल्यूशंस, ये आपके प्रोपोजिशन का क्वेश्चन है। वी आर ऑफरिंग सोल्यूशंस एट अ प्राइस ऑलमोस्ट एनीवन कैन अफोर्ड। ओके, क्वेश्चन 45 भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। देयर आर टॉल ब्यूटिफुल कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर, देयर आर टॉल ब्यूटिफुल कोकोनट ट्रीज अलॉन्ग द रिवर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, दे आर वेरी ग्रेटफुल डैश योर काइंडनेस, दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 47, there were several policemen dash duty on Republic Day, there were several policemen on duty on Republic Day। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, he tried to solve the sum but he dash not, he tried to solve the sum but he could not। ये मॉडल्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 49, had you worked hard you dash have passed the examination। तो यहाँ पर fill in the blanks में क्या आएगा आपको बताना है। had you worked hard you would have passed the examination। 50th क्वेश्चन आ चुका है, I ran fast so that I dash catch the train, I ran fast so that I might catch the train। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक, यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है, एज यू सो डैश यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव डैश टैलेंट फॉर म्यूजिक ऑल्दो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ फेमस सिंगर। अनफॉर्चुनेटली आई हैव little talent for music although I have always wanted to be a famous singer। The respect concludes sadly that dash students have dash knowledge of nuclear physics। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है इसका। दोस्तों इसका सही आंसर है, the report concludes sadly that very few students have some knowledge of nuclear physics। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। अमेजोन इन ब्राज़ील इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन डैश साउथ अमेरिका। अमेजोन इन ब्राज़ील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ अमेरिका। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। डैश हिज फ्रेंड स्पीक्स एनी इंग्लिश, नाइदर ऑफ हिज फ्रेंड्स स्पीक एनी इंग्लिश। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, देयर आर डैश व्यूज ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉयज, देयर आर divergent views on the issue of giving bonus to the employees। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, मैन हु हैज़ कमिटेड सच एन डैश क्राइम मस्ट गेट द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैन हु हैज़ कमिटेड सच एन abominable crime must get the most severe punishment। he has dash people visiting him at his house because he fears it will cause discomfort neighbors। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, curtailed, requested, उसके बाद stopped और warned। तो यहाँ पर आएगा he has stopped people visiting him at his house because he fears it will cause discomfort to neighbors। यहाँ पर ऑप्शन है सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको यहाँ पर ओमनियस की। तो ओमनियस की करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर है ओमिनियस की, वो है सी ऑप्शन, OMINOUS, ओमिनियस। क्वेश्चन नंबर 61 में भी आपको स्पेलिंग देखने की कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही है। सही स्पेलिंग है ट्रेचरस, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। एंटोनियम ऑफ फोरमोस्ट, फोरमोस्ट का एंटोनियम क्या है, अपोजिट क्या है फोरमोस्ट का, वो है अनइम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 63 में इम्पेडिमेंट का एंटोनियम आपको बताना है। सही आंसर है इम्पेडिमेंट का एंटोनियम है प्रमोटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। आपको साइनोनियम बताना है रिक्यूपरेट का। रिक्यूपरेट का साइनोनियम यानी सिमिलर मीनिंग कौन सा है। रिक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर होना। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको एग्यूरी का साइनोनियम बताना है। एग्यूरी का साइनोनियम होता है प्रोफेसी। एग्यूरी और प्रोफेसी का मतलब होता है प्रेडिक्शन, प्रिडिक्ट करना। अब हमारे पास आ चुके हैं डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसको आपने अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो आपके लिए मैं एक बार पैसेज पढ़ लूँगा और उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर पैसेज इस प्रकार से है। द इनकम डिस्पैरिटी इन द न्यू इंडिया इज मैसिव। 36 billionaires in India and 800 million people living on less than $2 a day. The challenge for achieving inclusive growth relates to the revival of agriculture. Farming is becoming a non-viable activity. A confluence of factors from poor rainfall to the new availability of consumer goods, which consumes much of Indian families' incomes, has driven many problems with the growth rate of less than 2% in the last decade. Further scope for increase in net sown area is limited. Disparity in productivity across regions and crops has persisted. Far from benefiting from the economic boom, many complain that banks don't offer the rural poor credit, forcing them to turn to greedy moneylenders, who typically charge up to 20% interest on a 4-month loan. Healthcare and education costs have risen dramatically, while the global price of cotton has become depressed largely due to the billions of dollars in subsidies in Washington hands out to US farmers. The approach to the revival of Indian agriculture seems to be incremental rather than a hostile strategy. It is important to stress that growth and equity should be pursued simultaneously. Rather than following growth first and equity next approach, what are the challenges for achieving 4% growth and equity in agriculture? Policymakers like the National Commission on Farmers mention cost reduction in agriculture as important to compete in globalized world. The most important problem for the farmers is output price fluctuations. There is a big gap between producer prices and consumer prices. In order to protect farmers from national and international price volatility, a price stabilization fund is needed. The supply and demand side constraints have to be removed to raise growth. The support systems have to be tuned to improve productivity and incomes of farmers and dry land areas. One of the difference between the green revolution is that risk is higher in latter approach as it has to concentrate more on dry land areas. Trade liberalization has also raised the risk and uncertainty. Thus, policies have to keep in mind the increasing risk in agriculture. Agriculture policies have to be gender sensitive too, since the share of women is increasing. The government is aware that crop sector may not be able to grow at 4% per annum, but horticulture and allied activities like dairying, poultrying, fisheries have to grow at the 6% to 7% to achieve 4% growth in agriculture. Investment in irrigation and rural infrastructure is important for agriculture growth. It is known that public investment in agriculture is lower than the requirements needed for achieving 4% growth. Bharat Nirman program is the right direction, but the progress has to be much faster. तो दोस्तों ये एक पैसेज था, इसका मीनिंग आपने समझ ही लिया होगा क्योंकि इंग्लिश में मैंने उस तरीके से पढ़ा है कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो आप एक बार और पीछे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक बार पीछे जाके फिर से पैसेज को पढ़ सकते हैं, उसके बेसिस पे आप आंसर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, व्हाट डज द ऑथर व्यू एज द चैलेंज फॉर अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ऑथर के हिसाब से क्या चैलेंज है इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए इंडिया में। तो यहाँ पर जो भी पैसेज के अकॉर्डिंग था उसके ऊपर यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं, डबलिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ को डबल करना यूजिंग इंक्रीमेंटल अप्रोच, रेगुलेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स की अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करना, या फिर ग्रोथ को अचीव करना और इक्विटी को अचीव करना इन एग्रीकल्चर। तो हमने पीछे पढ़ा था ना यहाँ पे इक्विटी, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इक्विटी इन एग्रीकल्चर और ग्रोथ, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं अचीव करने के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर डी और ई ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसमें से आप देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर शुड द गवर्नमेंट टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फ्रेमिंग एग्रीकल्चर पॉलिसीज। इनमें से कौन से फैक्टर्स को गवर्नमेंट को अपनी कंसिडरेशन में लेना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को फ्रेम किया जाए। यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं, पहला है अलाइड फार्म एक्टिविटीज़, जैसे कि हॉर्टिकल्चर शुड रिसीव लेस अटेंशन, हॉर्टिकल्चर को यहाँ पर लेस अटेंशन मिलनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर बताया गया है इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद रिड्यूस रिस्क इन एग्रीकल्चर ओविंग टू ग्लोबलाइजेशन, और एग्रीकल्चर में रिस्क को रिड्यूस होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए। यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं यहाँ पर सिर्फ बी यहाँ पर सही है, क्योंकि ओनली टू, यानी कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ये इसको कंसिडर करनी चाहिए इन फ्रेमिंग एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, वाई इज़ फार्मिंग नॉट कंसिडर्ड अ फिजिबल ऑक्यूपेशन, फिजिबल ऑक्यूपेशन फार्मिंग को क्यों नहीं माना जाता है। इंसफिशिएंट लैंड सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए, या फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, उसकी वजह से ये फिजिबल ऑक्यूपेशन नहीं है फार्मिंग, या फिर सुपीरियर वेस्टर्न फार्मिंग एक्टिव प्रैक्टिसेस, रैपिड स्प्रेड ऑफ रोड नेटवर्क हैज़ डिस्ट्रॉयड द एग्रीकल्चरल लैंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है पहला ही ऑप्शन सही है। इसमें क्या है कि इसमें जो लैंड सूटेबल जो है कल्टीवेशन के लिए वो बहुत ही कम है, इस वजह से फिजिबल ऑक्यूपेशन नहीं है फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। हु व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड द रूरल पुअर फ्रॉम बेनिफिटिंग फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ से रूरल पुअर को क्या प्रिवेंट किया करता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक क्रेडिट, या फिर एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, या सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू फार्मर्स और इनसफिशिएंट। तो आपको आपने पढ़ा था यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर सही हैं वो हैं दूसरा और तीसरा। जो मनी लेंडर्स जिनको एक्सप्लॉयट करते हैं, जो भी रूरल पुअर फार्मर्स रहते हैं उनको मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयट करते हैं। दूसरा है कि जो सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड होती हैं फार्मर्स को प्रोवाइड जो की जाती हैं वो बहुत ही इंसफिशिएंट है। तो ये अकॉर्डिंग टू तो पैसेज यहाँ पर इसका डी ऑप्शन है आंसर, बोथ सेकंड एंड थर्ड। वाई इज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर नेग्लिजिबल, एग्रीकल्चरल में पब्लिक इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, गवर्नमेंट प्रोसीजर्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर आर टू टेडियस, गवर्नमेंट प्रोसीजर जो हैं इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीकल्चर में बहुत ही टेडियस हैं, बहुत ही स्लो हैं, या फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं रैपिड प्रोग्रेस को, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ज़्यादा हो गई है, या फिर नो टैक्स कंसेशंस, कोई भी टैक्स कंसेशंस नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीकल्चर में। तो सही आंसर है गवर्नमेंट प्रोसीजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा टेडियस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए इन एग्रीकल्चर। दोस्तों ये हो गया हमारा जनरल इंग्लिश, ये था हमारा 30 मार्क्स का आपके जीकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट के पेपर में। अब हमारे पास जो आखिरी पोर्शन रहेगा आपके एग्जाम का और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है ये रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस और साइंस, जो कि 50 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है हु वॉज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है हु वॉज द सेकेंड नवाब ऑफ अवध। तो सेकेंड नवाब कौन था अवध का। ऑप्शंस आपको दिया है शुजा-उद-दौला, उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं सफदर जंग, असफ-उद-दौला और असफ शाह। सही आंसर है इसका सफदर जंग। जो पहले नवाब थे वो कौन थे, पहले नवाब थे सदात अली खान, सदात अली खान थे नवाब ऑफ अवध, पहले वो नवाब थे। सेकंड नवाब सफदर जंग थे और थर्ड थे शुजा-उद-दौला। ओके, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर इन इंडिया। तो पोर्टुगीज़ जब आए थे 1498 में, जब वास्को डी गामा एंटर किया था इंडिया में, कैलिकट में यहाँ पर ये एंटर किया था, उस टाइम पे उसके बाद जो है यहाँ पर बाद में जो गवर्नर्स भी यहाँ पर बने थे, तो उसके हिसाब से रियल फाउंडर कौन माना जाता है पोर्टुगीज़ पावर का इंडिया में, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क्यू, फ्रांसिस ड्रेक या फिर फ्रांसिस्को अल्मीडा। तो सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू ये जो है पहले गवर्नर थे पोर्टुगीज़ के यहाँ पर इंडिया में, तो ये रियल फाउंडर माने जाते हैं पोर्टुगीज़ पावर के इंडिया में।
बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद फ्रांसिस्को डी एल्मेडा भी यहाँ पर गवर्नर रहे उनके बाद, तो एक इंपॉर्टेंट रोल इनका भी है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया हु विच आर द फॉलोइंग वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ पैबना रिबिलियन। पैबना रिबिलियन जो हुआ था, पैबना रिवोल्ट, उसके प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे? ईशान चंद्र रॉय, केशव चंद्र रॉय, श्याम भोपाल, या फिर बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर है ईशान चंद्र रॉय और केशव चंद्र रॉय, दोनों यहाँ पर सही हैं। बोथ ए और बी, बोथ ए एंड बी यहाँ पर है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर बोथ ए एंड बी सही है, ईशान चंद्र रॉय और केशव चंद्र रॉय। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट वॉज पास। इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट कब पास हुआ था? इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले पास हुआ था, तो इसके बाद यहाँ पर 1856 में ये पास हुआ था। हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। भागलपुर में साल्ट सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरू किया था, भागलपुर से इसकी जो लीडरशिप है वो किसने संभाली थी भागलपुर से? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महादेव लाल सराफ। महादेव लाल सराफ ने साल्ट सत्याग्रह की लीडरशिप संभाली थी फ्रॉम भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नेम ऑफ 16 महाजनपद्स और फाउंडेन। जो 16 महाजनपद, जो ग्रेट 16 महाजनपद थे, उसके बाद मौर्यन एम्पायर जो आया था, तो उस टाइम पे मतलब ये जो 16 महाजनपद हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिका में पाए जाते हैं, अंगुत्तर निकाय जो है इसमें पाए जाते हैं, कल्पसूत्र या फिर हर्ष चरित्र में, ये जो है बुक्स हैं, तो इन किस में यहाँ पर ये पाया जाता है? 16 महाजनपद ये पाए जाते हैं इन अंगुत्तर निकाय। बी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77 रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम और बिल्ट इन बाय। तो रॉक कट टेम्पल्स, रॉक से बनाए गए जो मंदिर थे महाबलीपुरम के, महाबलीपुरम कहाँ पे है? यह है तमिलनाडु में। यहाँ पर क्या थे? रॉक कट टेम्पल्स बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे ये आपको बताना है, पल्लवास, चोलास, चालुक्यास या फिर राष्ट्रकूटास। तो सही आंसर है इसका महाबलीपुरम में, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पे जो रॉक कट टेम्पल्स हैं ये पल्लवास ने बनाए थे। ये जो पल्लवास हैं आपको पता होगा कि ये इन्होंने रूल किया था यहाँ पर जो अर्ली 4th सेंचुरी थी और लेट 9th सेंचुरी तक इनका रूल रहा था पल्लवास का, और इन्होंने यहाँ पर ये रॉक कट टेम्पल जो है महाबलीपुरम यानी कि तमिलनाडु में बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द माइटी गेटवेज फाउंड एट द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड। जो बड़े जो आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े जो ये जो मंदिर हैं साउथ में, ज़्यादातर मंदिर जो पाए जाते हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े एंट्रेंसेस होते हैं, बड़े बड़े गेटवेज होते हैं, उनका नाम क्या है? उसको वहाँ पर क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गोपुराम। गोपुराम इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 79 में आपको पूछा गया है विच टेल्स आर रिलेटेड विद द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ अजंता केव्स। कौन सी टेल्स यानी कि पौराणिक कथाएं रिलेटेड हैं पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स से अजंता केव्स से की? तो यहाँ पर कौन सी टेल्स रिलेटेड हैं इसके साथ? वो हैं जातका टेल्स। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। फोक डांस आपको बताना है महाराष्ट्र का फोक डांस कौन सा है? तो महाराष्ट्र का फोक डांस है तमाशा। भंगड़ा, गरबा, डांडिया ये आपको बताएं, ये आपको पता ही है कि किस किस के पॉपुलर डांस फोक डांस फॉर्म्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इन्वॉल्व सोलो परफॉर्मेंस। इनमें सोलो परफॉर्मेंस किस डांस में की ये इन्वॉल्व होती है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर उड़ीसी। सही आंसर है इसका सी ऑप्शन मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में सोलो डांस परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया ब्लैक होल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। ब्लैक होल थ्योरी किसने दी थी? तो दोस्तों ब्लैक होल थ्योरी दी थी एस चंद्रशेखर ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी? आपको पता होगा लोअर मोस्ट लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ये ऑप्शन का सही आंसर है। साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज। साउदर्न मोस्ट रेंज सबसे साउदर्न पार्ट में है वो कौन सी रेंजेस पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। वेयर आर शेवारॉय हिल्स लोकेटेड। शेवारॉय हिल्स कहाँ पर हैं? शेवारॉय हिल्स आप याद रखेंगे कि शेवारॉय हिल्स हैं तमिलनाडु में। शेवारॉय हिल्स कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। किशनगंगा ट्रिब्यूटरी इज ऑफ। किशनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? किशनगंगा ट्रिब्यूटरी है झेलम नदी की।
ओके, क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन, चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है ये वाटरफॉल? चित्रकूट वाटरफॉल चित्रकूट में है, बस्तार में है, जबलपुर में है या फिर बैंडा में है? तो दोस्तों ये है कहाँ पर? बस्तार में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेडीज वन द विंबलडन टाइटल सक्सेसफुली 9 टाइम्स, 9 बार विंबलडन टाइटल सक्सेसफुली किसने जीता है? इन चारों ऑप्शंस में आप देख लेंगे, सही आंसर है इसका मार्टिना नेवरेटिलोवा। मार्टिना नेवरेटिलोवा 9 टाइम्स इसने विंबलडन टाइटल सक्सेसफुली जीता है। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर इज द मोटो ऑफ विच इंटरनेशनल गेम्स? फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर किन इंटरनेशनल गेम्स का मोटो है? ये है ओलंपिक्स का मोटो। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वर द कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड? कॉमनवेल्थ गेम्स किस साल में शुरू हो गए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो गए थे 1930 में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सी कंट्रीज होते हैं? जो भी ब्रिटिश की कॉलोनीज थे वो सभी जो है कॉमनवेल्थ गेम्स खेलती हैं, उसमें आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है कि ये शुरू कब हुई थी? 1930 में ये शुरू की गई थी। दोस्तों अब आपके सामने आ चुका है साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में यहाँ पर पूछा गया है ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट है बैकरल। बैकरल रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एवरेज वेलोसिटी जो रहती है ऑब्जेक्ट की वो क्या रहती है? स्केलर क्वांटिटी रहती है, पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर कैन नॉट बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। विच एक्टिविटी इज नॉट बेस्ड अपॉन काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर कौन सी एक्टिविटी बेस्ड नहीं है? राइटिंग, स्पीकिंग, हियरिंग या फिर वॉकिंग? तो इनमें से काइनेटिक फ्रिक्शन जिसमें नहीं होता है वो होती है हियरिंग। ओके, फिर है 94 एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जाम्पल क्या है? कंजर्वेशन जो होती है, कंजर्वेशन फोर्स जिसमें फोर्स कंजर्व रहती है, वो कौन से एग्जाम्पल इसमें से है? फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स या नन ऑफ दी? सही आंसर है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। बिल्डअप ऑफ विच एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स? इनमें से कौन सा जो एसिड रहता है उसके बिल्डअप से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, कार्बोनिक एसिड या फिर ऑक्सैलिक एसिड। सही आंसर है लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन की एग्जाम्पल क्या है इसमें से? ड्राई आइस, कैम्फर आइस। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 and 2, 1, 2 and 3, 1 only 1 या फिर only 2। सही आंसर इसका पहला और दूसरा, ड्राई आइस और कैम्फर, ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है ब्रॉन्ज इज इन अलॉय ऑफ। अलॉय यहाँ पर ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, किन दो मेटल से बनता है? तो ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। टेफ्लॉन इज अ कॉमन नेम ऑफ। टेफ्लॉन किसका कॉमन नेम है आपको बताना है। तो दोस्तों टेफ्लॉन कॉमन नेम है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन का। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन का टेफ्लॉन कॉमन नेम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है वेयर डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। अमीबा जो होता है, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट में आता है ये अपना फूड कहाँ पर डाइजेस्ट करता है? स्यूडोपोड या न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो अमीबा अपना फूड डाइजेस्ट करता है कहाँ पर? फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में। क्वेश्चन नंबर 100 आपके पास आ चुका है। स्मॉल पॉक्स वॉज डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इन। स्मॉल पॉक्स जो कि एक बहुत ही घातक डिजीज़ है, उसको इरेडिकेट कर मतलब डिक्लेयर कब किया गया था कि पूरे वर्ल्ड से इसको इरेडिकेट कर दिया गया है? 75, 1980, 1996, 2008। सही आंसर है 1980 में। क्वेश्चन नंबर 101 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंजाई। इनमें से कौन सा डिजीज फंजाई से द्वारा होता है? तो सही आंसर है इसका एड्स, बाइल्डनेस। बाइल्डनेस जो रहती है वो फंजाई से होती है। एड्स जो है वायरसेस की वजह से होता है, रेट्रोवायरस की वजह से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। शेषनाग माउंटेन इज सिचुएटेड इन। शेषनाग माउंटेन कहाँ पर है? शेषनाग माउंटेन कहाँ पर है? वो है कश्मीर वैली में। शेषनाग माउंटेन कहाँ पर है? कश्मीर वैली में। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम्स अंडर द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में इनमें से कौन सा रीजन आता है जम्मू एंड कश्मीर का? तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है कौन सा? हमारा जम्मू रीजन। क्वेश्चन नंबर 104 आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट एरिया जो रहती हैं लद्दाख की, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट कंप्राइज करती हैं? तो ये हैं कौन सी? करगिल और लेह। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कालाकोट माइन
इज़ फेमस फॉर विच मिनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कलाकोट में जो माइन है वो किस मिनरल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है इन जम्मू कश्मीर? जिप्सम, कोल, लाइमस्टोन या फिर बोरॉक्स। सही आंसर है कोल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कलाकोट माइन में पाया जाता है। 106 हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। शालीमार बाग और निशात बाग किसने बनाया था जम्मू एंड कश्मीर में? वो बनाया था जहांगीर ने। पहला अफगान गवर्नर कौन था कश्मीर का? तो ये थे हमारे अब्दुल्ला खान। क्वेश्चन 108 विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन से किसका रूल जो है माना जाता है कि सबसे डार्केस्ट पीरियड था जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में? वो था अफगान रूल, बी ऑप्शन। 109 की तरफ चलते हैं। विच फेस्टिवल इज़ द मोस्ट फेमस इन लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन में सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल कौन सा है? वो है लोसार। 110 विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एंड ऑफ फास्टिंग मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के महीने के बाद कौन सा जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है? वो है ईद उल फितर। ईद उल फितर, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 चाझा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच फेस्टिवल ऑफ इन विच फेस्टिवल। कौन से फेस्टिवल में जो JNK में है चाजा डांस परफॉर्म किया जाता है? दिवाली के दिन, होली, लोहड़ी या फिर ईद? तो यह लोहड़ी के दिन चाजा डांस परफॉर्म किया जाता है। 112 वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 113 की तरफ चलते हैं। क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर पार्ट ऑफ। क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज और रेस्ट और स्लीप किसका पार्ट है? वो है एक पर्सनल हाइजीन का पार्ट। ये हाइजीन हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 114 की तरफ चलते हैं। फुट कॉन्टैक्ट सर्फेसिस शुड बी क्लीन। फुट कॉन्टैक्ट सर्फेसिस शुड बी क्लीन्ड बिफोर एंड आफ्टर दे आर यूज, व्हेन दे आर विजिबली डर्टी, या फिर एवरी 4 आवर्स, या फिर ऑल द अबव। ऑल द अबव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 विच प्लेयर हैज़ वॉन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2021 वुमेन सिंगल टाइटल। इनमें से किसने सभी जो ये ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो टाइटल रहता है सिंगल्स का 2021 में, ये किसने जीता था? ये जीता था नोजोमी ओकुहारा ने। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया है नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन कौन है? तो वो हैं हमारे संजीव कुमार। 117 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट हैज़ वन द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2019। किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड जीता है 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 2019 में? सिक्किम ने ये जीता है। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 थी। किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है जो कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो 2021 में दिए गए थे? किसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? वो है तान्हा जी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 119 में पूछा गया व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक, शिलोंग, दिसपुर या गांधीनगर? सही आंसर है शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन आ चुका है हमारा, आखिरी क्वेश्चन इस पूरे मॉक टेस्ट का। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? वो है मुंबई। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट अच्छे से देखा होगा और आई होप आपने पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा और 120 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स अभी बन रहे हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये PDF चाहिए, PDF अगर आपको ये चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे PDFs, सारे मॉक टेस्ट, जो भी वीडियोस आती हैं उनकी सभी की PDFs आपको मिल जाती हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।